नमस्कार दोस्तों, रवि कुमार पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम 18 फरवरी से प्रारंभ होने वाले हैं, तो इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसके लिए हम जो एक सीरीज़ ला रहे हैं, तो इसमें ये पहला अभी आपका जो है वीडियो है, तो आप लोग इसे ज़रूर से ध्यान से देखिएगा। अभी इसमें 20 क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग ज़रूर क्लियर कीजिए। तो इसमें से उम्मीद है कि आपको जो है कुछ क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम पेपर में जो है मिल सकते हैं क्लियर करने को। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। जी हाँ दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। और पहले उत्तर प्रदेश का लोगो जो हुआ करता था ताजमहल, जो कि काफ़ी फेमस था, लेकिन अब उसको हटा के श्री राम मंदिर को लाया गया है, क्योंकि श्री राम मंदिर जो है ताजमहल से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि अर्धसैनिक बल किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो देखिए, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज जिसको अर्धसैनिक बल कहा जाता है, तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं ये 7 फोर्सेस होते हैं। और ये जो है आपके गृह मंत्रालय के जो होम मिनिस्ट्री है इसके अंतर्गत काम करते हैं। जो दिशा निर्देश गृह मंत्रालय इन्हें देता है, तो उसके अनुसार जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो काम करते हैं। और 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन है? तो आपके सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। तो ये जो असम राइफल्स जो 7 आपके फोर्स हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस कहे जाते हैं, जिसमें कि आप लोग जो एसएससी जीडी का एग्जाम देते हैं तो वही सातों फोर्सेस में आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये किसके मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, ये भी अपना पूरा सहयोग करते हैं, सीआरपीएफ आर्मी से भी ज़्यादा वर्क करती है, लेकिन अफसोस कि 2004 से इनका पेंशन बंद कर दिया। हमारे गंदे राजनीतिज्ञ जो है बैठे हुए हैं दिल्ली में, अपना तो पेट भर रहे हैं, लेकिन इनका जो है पेंशन बंद करके इन्होंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि पेंशन इनको भी मिलना चाहिए था, क्योंकि काम इनका भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है कि आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, जो आरएसएस का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो कि बीजेपी का कहा जाए तो एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट फैक्टर है। आरएसएस के माध्यम से बीजेपी को काफ़ी अच्छा जो है बैक सपोर्ट मिलता है। तो आरएसएस की स्थापना कब हुई थी, यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये सन 1925 में नागपुर में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो केशव बलिराम हेडगेवार थे। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब जो पेपर हैं वो काफ़ी जो है अच्छे तरह से बनाए जा रहे हैं। पहले जो बेकार के क्वेश्चन शामिल होते थे, अब उनका जो है काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब आपके जो क्वेश्चन बनाने वाले लोग हैं उनको भी बहुत ही अच्छे तरह से ट्रेनिंग दिया गया है। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि कोच नंबर 04162 से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, ये जो आप लोग देखे होंगे जो ट्रेनों पे जो कोच लगे होते हैं, तो कोचों पे जो नंबर लिखा होता है, दोस्तों ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल वाले जो क्वेश्चन दिए जाएंगे आपके एग्जाम में, उन्हें आपको हल करना होगा। तो इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, 04 का मतलब होता है कि ये जो 2 डिजिट होते हैं ये बताते हैं कि किस ईयर में ये कोच बना है। तो 04 का मतलब कि ये 2004 में कोच बना है। और 162 है ना, तो ये आपको बताता है कि कोच की सीरीज बताता है, यानी कि कोच किस तरह का कोच है। ठीक है, तो देखिए 04 से तो आपको पता चले कि ये इसका जो है कोच तैयार हुआ है 2004 में, लेकिन 162 जो है, तो देखिए 0 से 200 के बीच में आपके एसी कोच जो है प्रदर्शित किए जाते हैं। और 200 से 400 के बीच में आपके स्लीपर कोच जो है प्रदर्शित किए जाते हैं। और 400 से 600 के बीच में आपके जनरल कोच प्रदर्शित किए जाते हैं। तो 162 है, तो यानी कि ये जो है कोच कौन सा है? तो ये एसी का कोच है। वहीं अगर 220 हो जाता तो आपको पता चलता कि ये स्लीपर का कोच है। और अगर यही 420 होता तो आपको पता चलता कि ये जनरल का कोच है। और तीनों में समानता ये रहती है कि 04 अगर लिखा है तो यानी कि ये 2004 में कोच जो है तैयार हुए हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि डब्ल्यूसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, डब्ल्यूसीपी का फुल फॉर्म होता है विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों, ये इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बिना उम्मीदवारी की चुनाव प्रक्रिया। दोस्तों, दुनिया की बेहतरीन चुनाव प्रक्रिया है। ठीक है, ये दुनिया की बेहतरीन चुनाव प्रक्रिया है। और अगर ये हमारे देश में लागू हो जाती है तो समझिए हमारा देश जो है फिर से जो है विश्व गुरु बन जाएगा। भारत की तमाम समस्याएं खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो चुनाव प्रक्रिया ही देश में सही नहीं रहेगी तो फिर क्या फ़ायदा चुनाव कराने से। दोस्तों, यही कारण है कि 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया सही नहीं है, इसीलिए हमें अच्छे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। और अच्छे उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं तो जो गंदे लोग जो है, गलत लोग पहुंच जा रहे हैं हमारे लखनऊ में विधानसभा में या फिर दिल्ली के संसद में, और वहां से जो है अच्छे कानून, अच्छे कायदे कानून नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे कि हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है। और हमारी जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो शिक्षा की समस्या है, जो रोजगार की समस्या है, जो स्वास्थ्य की समस्या है, ये खत्म नहीं हो पा रही है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया हमारे देश की सही नहीं। इसीलिए अनिवार्य उम्मीदवारी
उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया, यानी कि इसमें बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया, यानी कि इसमें किसी को चुनाव जो है उम्मीदवारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इसको डिटेल में जाके हमारे चैनल पे इसको देखिएगा और ये बहुत ही बेहतरीन चुनाव प्रक्रिया है। आने वाली पीढ़ियाँ भी आपकी सुरक्षित रहेगी। जिस तरह से अभी आप दर-दर के ठोकरें खा रहे हैं नौकरी के लिए, तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी सुरक्षित रहेगी, बशर्ते आप लोग WCEP को जानिए और समझिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए, भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। देश में संविधान के लागू हुए लगभग 74-75 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारा जो देश है वो बदहाली की ज़िंदगी जी रहा है। भिखमंगे की तरह जो है दूसरे देशों से अभी भी हम लोग भीख मांग रहे हैं कि हमें जो है मिसाइल दे दो, हमें जो है अपाचे हेलीकॉप्टर दे दो, हमें जो है जो अन्य तरह के जो है विमान दे दो, अन्य तरह की चीज़ें। जबकि हमारे देश में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन व्यवस्थाएँ ठीक नहीं हैं। और व्यवस्थाएँ कैसे ठीक होगी? जब हमारी चुनाव प्रक्रिया देश की सही होगी। तो आप लोग जो है चुनाव प्रक्रिया WCP पे ज़रूर फोकस कीजिए, तभी जाके हमारे देश से शिक्षा की जो समस्या है वो खत्म होगी, बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी, आपकी जो स्वास्थ्य की समस्या है वो खत्म होगी और आपकी समस्याएँ तो खत्म होगी, आने वाली पीढ़ियाँ भी आपसे जो है बेहतर ज़िंदगी जी पाएगी। नहीं तो कल हमसे पूछेगी कि पिताजी आप लोग क्या कर रहे थे? तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग तो बस नौकरी के लिए मारा-मारी कर रहे थे। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के DGP कौन है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस के DGP का नाम है प्रशांत कुमार। जी हाँ दोस्तों, अभी जो ये बिल्कुल नए DGP बने हैं, इनका नाम है प्रशांत कुमार और ये कार्यवाहक अभी DGP बनाए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफ़ी विश्वासपंत और करीबी माने जाते हैं, इसीलिए इनको जो है प्रशांत कुमार को नया DGP बनाया गया है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है? पुलिस का महानिदेशक बनाया गया है। अगला आपका जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, ठीक है? 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया जाता है। यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो अपना जो है दिवस मनाती हैं 21 अक्टूबर को। साथ ही साथ स्टेट पुलिस भी जो है अपना 21 अक्टूबर को जो है पुलिस दिवस मनाती है। जबकि जो आर्मी है, थल सेना और जो फिर जल सेना है, वायु सेना है, इनका जो डेट है वो दिवस मनाने का वो अलग-अलग है, ठीक है? अगला आपका जो क्वेश्चन है कि श्री राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी है? तो जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो इसकी कुल ऊंचाई 161 फीट है। इसकी जो लंबाई है वो 360 फीट है और चौड़ाई जो है ये 250 फीट है, ठीक है? तो इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 161 फीट और ये 3 मंजिला मंदिर अभी निर्माणाधीन है। ये अगला आपका जो क्वेश्चन है कि नासिक नामक जगह किस राज्य में है? तो देखिए, नासिक नामक जो जगह है वो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, ठीक है? महाराष्ट्र राज्य में तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक नगर, यानी कि महानगर, ये नासिक महानगर है, वो बसा हुआ है गोदावरी नदी के किनारे। और यहीं पे एक पंचवटी नामक जगह है, जो कि आपने रामायण अगर रामचरितमानस का अध्ययन किया होगा या फिर आपने संपूर्ण रामायण को देखा होगा, तो वहाँ पे पंचवटी नामक जगह से ही रावण जो है माता सीता को हर के ले जाता है और वहीं पंचवटी पर शूर्पणखा की नाक कटी हुई थी, इसीलिए तो नाक को जो है नसिका कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम नासिक पड़ गया। और ये पंचवटी नामक जगह कहाँ है? तो अभी नासिक में ही है, ठीक है? अगला आपका जो क्वेश्चन है कि ज्येष्ठ भ्राता समपिता में ज्येष्ठ शब्द का क्या अर्थ होता है? देखिए, ज्येष्ठ भ्राता समपिता काफ़ी अच्छा लाइन है, इसको हम लोग अपने जीवन में उतारना चाहिए कि ज्येष्ठ भ्राता समपिता, यानी कि जो हमारा बड़ा भाई होता है वो हमारे पिता के समान होता है, ठीक है? तो उसका हमें आज्ञा मानना चाहिए और उसके हर आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। तो ज्येष्ठ का मतलब हो जाता है बड़ा, ठीक है? यानी कि बड़ा भाई हमारे पिता के समान होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुआ था? यानी कि जो अभी अयोध्या में जो राम मंदिर बना है तो उसका उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन के दिन ही श्री रामलला का जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, यानी कि मंदिर में श्री रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई थी। तो ये किस तारीख को हुई थी? तो ये हुई थी 22 जनवरी 2024 को, ठीक है? 22 जनवरी 2024 को जो रामलला की जो प्रतिमा है, जो कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं, इसकी जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को, ठीक है? अगला आपका जो क्वेश्चन है कि फ्लाइंग टैंक किस हेलीकॉप्टर को कहा जाता है? तो उसका नाम है अपाचे हेलीकॉप्टर। जी हाँ दोस्तों, अपाचे हेलीकॉप्टर एक बहुत ही घातक हेलीकॉप्टर है, जो कि अमेरिका से हमने जो है मांगा है, खरीदा है उससे। खरीदा है, मांगा नहीं है, क्योंकि हमने इसके लिए पेमेंट किया है, तो खरीदा है अमेरिका से और इसका नाम है अपाचे हेलीकॉप्टर। ये बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर है, ये मल्टी रोलर है, ठीक है? यानी कि ये कई तरह के कामों में इसको उपयोग किया जा सकता है और ये फ्लाइंग टैंक इसे कहा जाता है। और इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्माण अमेरिकन कंपनी है बोइंग, जो कि एरोप्लेन वगैरह भी बनाती है, तो वही कंपनी जो है अपाचे हेलीकॉप्टर को बनाती है, ठीक है? काफ़ी बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस राज्य में है? तो दोस्तों, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है? उत्तर प्रदेश राज्य में आपका ये लखनऊ से गाजीपुर तक के इसके 340 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है? और गाजीपुर से ये लखनऊ को, यानी कि लखनऊ जो है मिडिल में है और पूरा गाजीपुर जो है तो ये बिल्कुल ईस्ट में है, ठीक है? ये यहीं से जो है गाजीपुर से ही आपके उत्तर प्रदेश प्रारंभ होता है और गाजीपुर के पूर्व में पड़ता है बिहार, ठीक है?
तो ये पूरी दूरी जो है 340 किलोमीटर है और ये बहुत ही बेहतरीन 6 लेन एक्सप्रेसवे है और इसको अभी और बिहार में गंगा नदी पे पुल बनाकर बिहार को भी कनेक्टिविटी इसकी दी जा रही है ताकि जो है लोग अच्छी तरह से आवागमन कर सके। और ये समझिए कि अब दिल्ली कोलकाता से दिल्ली जुड़ जा रही है, क्योंकि देखिए दिल्ली से आप लोग आएंगे लखनऊ तो आगरा एक्सप्रेसवे के थ्रू आ जाएंगे और लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ के आप लोग जो है पटना पहुंच जाएंगे और पटना से अभी नए एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं वो कोलकाता तक ले जाएंगे। ठीक है, अगला आपका जो क्वेश्चन है कि इसरो के महानिदेशक कौन है, तो उस इसरो के महानिदेशक का नाम है श्री एस सोमनाथ। आपके करंट अफेयर से ये क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन है कि तर्कशील भारत के संस्थापक कौन है, तो इनका नाम है शकील प्रेम। जी हाँ दोस्तों, ये शकील प्रेम बहुत ही बेहतरीन आदमी है। ये हमें बताते हैं कि अंधविश्वास जो है कितना खराब है, अंधविश्वास की उत्पत्ति कैसे हुई और हमारे समाज में किस तरह से अंधविश्वास फैल रहे हैं, पनप रहे हैं, और ये बताते हैं कि धर्म कितना घातक है हमारे देश के लिए, हमारे मानव समाज के लिए। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं। इनका चैनल भी हो यूट्यूब पे तर्कशील भारत के नाम से और फिर शकील प्रेम के नाम से, उससे आप लोग जरूर देखिएगा, तभी आप लोग मानव बन पाएंगे। ठीक है, अगला आप लोग का जो क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों की संख्या किस राज्य में है। देखिए सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें जो है वो है उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हैं, तो 403 है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में 403 है। और सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ पे है, तो वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं और वो कितनी है, तो वो है 80 है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जिले हैं 75 उत्तर प्रदेश में और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें भी जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होंगी। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि बनारस जिले का व्हीकल कोड क्या है। दोस्तों देखिए हर स्टेट का एक आपका जो है व्हीकल का एक उसका संकेतक होता है, उसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट का भी एक अलग आरटीओ नंबर होता है, उसे कह सकते हैं कि व्हीकल कोड होता है, ताकि हम उस कोड के माध्यम से पहचान सकें कि ये गाड़ी किस जिले में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो जिस जिले में आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड होगी तो वो संख्या आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट पे इंगित होगा। तो अब जो HSRP जो नंबर प्लेट बन रहे हैं, तो ये आपके जो मैंने तस्वीर लगा है ये HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, हाई सिक्योरिटी रजिस्टर्ड नंबर प्लेट का नंबर प्लेट है। ठीक है, तो इसमें जो संख्या 65 देख रहे हैं ये किसकी है, तो ये बनारस की है। ठीक है, तो इसमें देखिए नंबर प्लेट में आपके 4 तरह के पार्ट होते हैं। देखिए पहला यूपी है, तो यूपी यानी कि ये स्टेट को इंगित कर रहा है। 65 आपके डिस्ट्रिक्ट को यानी कि यूपी के डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ का नंबर इंगित कर रहा है। साथ ही साथ CW देख रहे हैं तो ये सेलिंग सीरीज है। ठीक है, सेलिंग सीरीज है। और जो 9680 देख रहे हैं तो ये 9680 जो है CW सीरीज की गाड़ी की एक नंबर को इंगित कर रहे हैं, यानी कि CW में जो है तो 9999 यानी कि 49999 यानी कि 9999 गाड़ियां बन सकती है। इसके बाद जो C के बाद आएगा D और W के बाद आएगा X, तो DX में भी 9999 गाड़ी बनेगी। साथ ही साथ W के बाद X आएगा यानी CX, तो इसमें भी 9999 गाड़ी बनाई जाएगी। दोस्तों हमारे चैनल पे इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो है, आप लोग उस पर देख सकते हैं। तो ये बनारस जिले का व्हीकल कोड क्या है, तो वह है 65। साथ ही साथ आप लोग जो अपने स्टेट में अगर आप लोग पुलिस को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी जो व्हीकल कोड है जो डिस्ट्रिक्ट है उसे आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए 60 है आपका बलिया का, 61 जो है गाजीपुर का है और 65 जो है आपके बनारस का है, 67 जो है चंदौली जिले का है, 61, 65, 70 जो है आपका ये प्रयागराज का है और 75 शायद आपका इटावा का है। ठीक है, तो ऐसे, और 80 जो है आपके कानपुर का है, 28 जो है आपके अयोध्या का है, 32 जो है आपका लखनऊ का व्हीकल कोड है। ठीक है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे ताकि आप लोग किसी भी वाहन को देख के बता सकते हैं ये किस डिस्ट्रिक्ट का है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि पांचों पांडवों में सबसे छोटा कौन थे, तो देखिए पांचों पांडवों में सबसे छोटे जो पांचों पांडव है ये स्पेशली बिलोंग करते हैं महाभारत से। ठीक है, महाभारत अगर महाभारत ने आप लोगों ने देखा होगा अगर टीवी पे, तो उसमें पांचों पांडव का नाम दिया है। तो सबसे बड़े कौन थे, युधिष्ठिर थे। ठीक है, युधिष्ठिर सबसे पांचों पांडव में सबसे बड़े थे, जबकि सबसे छोटे का नाम था सहदेव। ठीक है, सहदेव सबसे छोटे थे। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि हिंदी महीने का चौथा महीना कौन सा है, तो देखिए हिंदी महीना यानी कि जो विक्रम संवत का जो कैलेंडर है, जो कि अब हम लोग काफ़ी अंग्रेजी कैलेंडर पे निर्भर हो गए हैं, लेकिन विक्रम संवत का जो कैलेंडर है तो ये जो है हिंदी कैलेंडर है। और इसमें आप लोग देखेंगे तो जिस तरह से अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने, ठीक उसी तरह से उसमें भी 12 मास कहा जाता है या फिर महीना भी कह सकते हैं, तो 12 महीने उसमें भी दिए हैं। तो देखिए हिंदी कैलेंडर का जो चौथा महीना है वो कौन सा होता है, वो होता है आषाढ़। ठीक है, आषाढ़ चौथा महीना होता है, जबकि प्रथम महीना कौन सा होता है, चैत होता है। चैत,
बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। ठीक है, तो ये चैत पहला है, बैसाख दूसरा है, ज्येष्ठ तीसरा है, चौथा महीना जो है आषाढ़ है। जबकि अंतिम महीना कौन सा होता है? तो अंतिम महीना होता है फाल्गुन। ठीक है, जिसे हम लोग फागुन भी कहते हैं, जिसमें कि होली मनाई जाती है। ठीक है, अगला आपका जो क्वेश्चन है कि देश की राजनीतिक पार्टियां देश को लूटने वाले चोरों की राजनीतिक गिरोह है, यह किसका कथन है? दोस्तों, यह किसका कथन है वह तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये जो कथन है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये जो कथन है वो है राजीव दीक्षित, परम पूजनीय राजीव दीक्षित का ये कथन है। दोस्तों, इनके लेक्चर आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन व्यक्ति थे, लेकिन अफसोस कि अब हमारे बीच नहीं रहे। देश के गद्दारों ने कह सकते हैं कि इनको मार दिया, इनको मौत का जो है ज़हर पिला दिया और इनकी मृत्यु हो गई। अगर ये होते और राजनीतिक पार्टी से ये संबंधित होते तो आज हमारा देश जो है काफ़ी ज़्यादा ऊँचाइयों पर होता और हमारा देश से जितनी भी समस्या है स्वास्थ्य से, शिक्षा से और अन्य रोज़गारी से ये ख़त्म कर दिए होते। ठीक है? बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं। आप लोग इन्हें सुनिएगा यूट्यूब पर और इनके जैसा बनने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? अगला आपका जो क्वेश्चन है कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो देखिए, अभी जो अयोध्या में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है तो इसका ही नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो अयोध्या कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो कह सकते हैं कि ये जो एयरपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश राज्य में बन रहा है। ठीक है, अगला आपका जो क्वेश्चन है कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक, आपकी ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी से रिलेटेड है, तो ये इसके कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, अगला आपका जो क्वेश्चन है कि दीपावली का आरंभ किसके आगमन से माना जाता है? तो दोस्तों, दीपावली का जो आरंभ है वो माना जाता है भगवान श्री राम के आगमन से, क्योंकि जब उन्होंने जब रावण का उन्होंने वध किया था, महानवमी के दिन, विजयदशमी के दिन जब इन्होंने वध किया था, तो वहाँ से जब ये चले थे लंका से तो अयोध्या आने में इनको 20 दिन लगे थे, इसीलिए जो है दशहरे के 20वें दिन मनाई जाती है दीपावली। ठीक है, तो दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि वो अयोध्या में श्री राम जी का आगमन हुआ था और लोगों ने खूब अच्छी तरह से अपने अयोध्या को सजाया था, दीप जलाया था। तो एक क्वेश्चन आता है कि इसमें लक्ष्मी जी का क्या रोल है कि लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं? तो दोस्तों, ये जो है ये गलत परंपरा है, लक्ष्मी जी की पूजा इस दिन नहीं होनी चाहिए, नहीं की जाती है। ये राम जी के आगमन का हमारा जो है एक त्योहार है। ठीक है, तो इस दिन श्री राम जी का हमें पूजा करना चाहिए। तो ये किसके आगमन से हुआ? तो भगवान श्री राम के आगमन से दीपावली का प्रारंभ हुआ। दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है कि एसओ के कंधे पर कितने स्टार लगे होते हैं? दोस्तों, एसओ का मतलब होता है स्टेशन ऑफिसर। तो एसओ के स्टार कितने, कंधे पे कितने स्टार लगे रहते हैं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।